नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमला, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का बड़ा कारण बना। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा ध्यान भटकाने की बजाय मसूद अजहर पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार। प्रतिबंध को सरकार ने बताया बड़ी कूटनीतिक जीत। दो 200 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है तूफान फौनी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू। ओडिशा में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी। 100 से ज्यादा ट्रेन और उड़ानें रद्द। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। पांचवें चरण के चुनाव से पहले दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने 55 सालों के शासन में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष की राजस्थान में रैली, न्याय योजना का किया जिक्र। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, महागठबंधन को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लड़ रहे हैं चुनाव। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जाकिर नाइक की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त, चार्जशीट भी दायर। करीब 193 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान। लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद की भी करीब 73 लाख की संपत्ति जब्त। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा 499 अंक हासिल कर बनी टॉपर। त्रिवेंद्रम रीजन रहा अव्वल, चेन्नई दूसरे और दिल्ली रीजन तीसरे स्थान पर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पुलवामा हमला जैश ए मोहम्मद कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का एक कारण रहा है। भारत की ओर से सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। अब पाकिस्तान की जवाबदेही है कि वो मसूद अजहर के खिलाफ सही कार्रवाई करे, जो नियम के तहत जरूरी है। यह फैसला भारत के पोजीशन के अनुकूल था और जो जानकारी भारत ने मसूद अजहर के बारे में और जैश ए मोहम्मद के बारे में जो सैंक्शंस कमेटी के सारे सदस्यों को दिया था, वो उसके अनुरूप था जो फैसला हुआ। दूसरा, हमने ये भी कहा कि ये जो फैसला हुआ ये सही दिशा में एक कदम भी था। जो आतंकवाद और इसके समर्थक के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जो इंटरनेशनल रिजॉल्व है, वो दर्शाता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना, उनके जो नेता हैं, जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर किसी भी दूसरे पक्ष की कोई शर्त मानने की बात से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान मसूद अजहर को लेकर आए फैसले को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मुद्दे को भटकाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। Let me make it very, very clear. We do not negotiate with any country on terrorism and on matters related to the security of the country. China has already given an explanation why the hold has been lifted. There are elements being introduced to divert the attention from, and especially from Pakistan, on this
huge diplomatic setback which they have suffered. Frankly, they have no choice. They can't welcome the decision. They can't criticize the decision. In both cases, there will be criticism at home for them. So the only option left for them is to kind of pick up some holes which they think exist. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था और चीन ने इस मामले में अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत अब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट देशों की सूची में डालने के लिए कहेगा। उन्होंने विदेश नीति से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष से भी राजनीतिक हित से ऊपर उठकर देश के साथ एक सुर में बोलने की सलाह दी। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया। In every such opportunity that the Prime Minister had during his bilateral talks with countries and in multilateral fora, the need to recognize Pakistan as the land which, as per publicly available data, more than 35 declared terrorist organizations which have been called out as being terror organizations are located in Pakistan. And from among them, Masood Azhar's name as the leader and the mastermind of several attacks which spanned over a decade have all been recognized. लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद इसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि देश को जो ये गौरव प्राप्त हुआ है इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय का और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी विजय का, उसमें कम से कम इस देश का विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। और इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत जाकिर नायक की 50 करोड़ 46 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने जाकिर नायक के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर किया है। अपराध की आय के रूप में जाकिर की कुल 193 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति की पहचान कर ली गई है। और इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर 2016 को नायक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नायक की कुल संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ 46 लाख रुपए लगाई है। और इसके अलावा ईडी ने मोहम्मद सलमान और उसके परिवार के सदस्यों के करीब 73 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया है। ये पैसा लश्कर तैयबा चीफ हाफिज मोहम्मद सईद और अन्य लोगों द्वारा उसे दिया गया। और आइए अब बुलेटिन में हम देखते हैं खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। राजगढ़ की चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने 55 सालों के शासन में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया है। और राहुल बाबा एंड कंपनी गरीबों की बात करती, 5 पीढ़ी से शासन किया, 55 साल तक शासन किया, मगर आपने इस देश के गरीबों के लिए क्या किया भैया? जरा बताओ राहुल बाबा, ये बावरा की जनता आपसे सुनना चाहती। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने के लिए काम किया। अमित शाह ने इसके बाद नीमच में भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को 10% आरक्षण दिया है। अगड़ा समाज के बच्चे सालों से मांग करते थे, सालों से मांग,
कि जो गरीब बच्चे हैं अगड़ा समाज के, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर कोई उनकी मांग को मानता नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, पिछड़ा और दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कम करे बगैर अगड़ा समाज के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज रायबरेली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे क्या क्या वादे नहीं किए थे। हर एक आदमी को 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की 2 गुना आमदनी बढ़ाने, कामगारों और मेरी प्यारी बहनों को और उनकी जीवन में खुशहाली आने के लिए तमाम घोषणाएं उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो सच्चाई आपके सामने है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज झारखंड और राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जयपुर की चुनावी रैली में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को हर महीने एक निश्चित रकम दी जाएगी। कहते हैं राहुल जी, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को उस दिन तक बैंक में पैसा आएगा जब तक उन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। जिस दिन 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी ज्यादा हो जाएगी उस दिन उनको नहीं मिलेगा, मगर उस दिन तक उनको मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त करेगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों से नारे लगवाने की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। देखिए, मेरा फोकस 19 भी है, 2022 भी है। 19 में ये फोकस है कि बीजेपी को हराना है उत्तर प्रदेश से, ये फोकस है। और इसी फोकस के साथ जो भी कार्य मैंने किए हैं, इसी फोकस के साथ किए हैं। 2022 में मैं कांग्रेस के संगठन को मैं तब तक मजबूत बनाऊंगी, खड़ा करूंगी, ताकि हम 2022 में एक अच्छी लड़ाई लड़ें। और उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल महागठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं। यही मुख्य वजह है कि अब तो इस कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कहते घूम रहे हैं कि चाहे बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं, लेकिन सपा व बसपा गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं जीतने चाहिए। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर हुगली की लोकसभा के लिए चुनाव के लिए इस बार बीजेपी और तृणमूल के बीच कड़े मुकाबले के चलते चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी को टाटा नैनो प्लांट का विरोध करके राज्य की सत्ता में पहुंचाने वाला सिंगूर भी हुगली लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। बांग्ला फिल्मी अभिनेत्री रही लॉकेट चैटर्जी के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हुगली बंगाल का वो शहर है जहां 1537 में पुर्तगाली आए थे। 1599 का ये प्रसिद्ध बेंडल वेसिलिका चर्च तभी स्थापित हुआ था। बाद में यहाँ मुगल, डच और ब्रिटिश प्रभाव हुआ। अंग्रेजों ने 1651 में भारत में हुगली को ही अपना केंद्र बनाया
और बाद में 1690 में ये केंद्र कलकत्ता को बनाया गया। हुगली यानी गंगा के किनारे बसा ये पुरानी इमारतों का शहर कभी औद्योगिक हब था। 2006 में ममता बनर्जी ने यहाँ टाटा के नैनो प्लांट का विरोध किया और सिंगूर में किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुद्दा उठाया। सिंगूर से ममता जी की जो छवि बनी, उसने 2011 में उन्हें बंगाल की गद्दी तक पहुंचाया। हुगली लोकसभा के अंदर आने वाला सिंगूर वही जगह है जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थापित किया। 2006 में ये वही जगह है जहां पर टाटा की जो नैनो फैक्ट्री है उसको लेकर संघर्ष हुआ, क्लैश हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी ने 2011 में चुनाव को जीता और आज उसी राजनीति का फायदा उठाने के लिए, एक तरह से कहा जाए उस फसल को काटने के लिए, ममता बनर्जी ने इसी सिंगूर में एक मॉन्यूमेंट को स्थापित करने का फैसला किया है। और ये मॉन्यूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये सिंगूर की जो मॉन्यूमेंट है ये बनाया जा रहा है और ये बार बार याद दिलाने की कोशिश है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने लोगों के लिए संघर्ष किया। अब देखना ये होगा कि इसका कितना सियासी फायदा ममता बनर्जी को मिलता है। सिंगूर के किसानों की जमीन 2016 में वापस करने का आदेश फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, उन्हें आज प्रतिमाह 2000 रुपए और 16 किलो चावल मिलता है। लेकिन लोग मानते हैं कि फैक्ट्री होती तो रोजगार मिलता। सिंगूर में अब सिर्फ खेती ही सहारा है। हुगली में चुनावी माहौल चरम पर है। टीएमसी उम्मीदवार रत्ना डेनाग और बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल has been done by our chief minister ममता बनर्जी। मैडम, इस सीट पे एक इशू हमेशा सिंगूर का भी रहा है, क्या आपको इशू है इधर? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सिंगूर के लिए। अभी तक नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जो काम किया है उसके लिए सब लोग चाह रहे हैं उनको। द सेकेंड थिंग, तृणमूल ने सीपीएम ने लास्ट 34 इयर्स एंड तृणमूल लास्ट 10 इयर्स जो बंगाल में जो किया है, 34 इयर्स में सीपीएम ने जो किया है, टीएमसी ने 10 साल में 4 गुना कर दिया। वो 1952 में लोकसभा चुनाव से यह क्षेत्र अधिकतर कम्युनिस्ट गढ़ रहा, लेकिन बाद में टीएमसी का प्रभाव बढ़ने के साथ 2009 और 2014 में टीएमसी की रत्ना डेनाग ने यहां से जीत दर्ज की। कांग्रेस और वामपंथी दल सीपीएम का यहां चुनावी प्रचार का प्रभाव काफी फीका दिख रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इधर उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट अमेठी और रायबरेली में 6 मई को मतदान होना है। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली दोनों सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2014 में कांग्रेस ने राज्य में केवल यही 2 सीटें जीती थीं और ये चुनाव देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2019 में अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रायबरेली से यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी मैदान में हैं। दोनों सीटें कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए भावनात्मक तौर पर काफी खास हैं। दशकों से इन सीटों पर गांधी परिवार के सदस्य जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन 2014 में अमेठी से जब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा तो उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी और जीत का अंतर कम हो गया। कांग्रेस को यहां से अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर साख बचाने के लिए खास रणनीति तैयार की। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद यहां मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल रही है और जनता को धोखा देने का काम किया है। स्मृति ईरानी जो एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलकर अमेठी में आई हैं, निश्चित रूप से जनता उनके असली चेहरे को पहचान गई है और जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अमेठी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में अमेठी में ज्यादातर सीटों में जीत से पार्टी उत्साहित है। अमेठी और रायबरेली में भाजपा का कमल खिलेगा। कांग्रेस चुनाव से पहले ही डर गई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी अमेठी को छोड़ करके वायनाड से उन्होंने नामांकन किया है।
अमेठी में 2014 में चुनाव में हार के बावजूद स्मृति ईरानी लगातार यहां के लोगों के संपर्क में रही हैं और एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ पूर्व कांग्रेसी नेता दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में यहां मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के दो छोटे शहर अमेठी और रायबरेली पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां गांधी परिवार की किस्मत दांव पर है, वहीं बीजेपी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में यहां दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, रायबरेली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर 6 मई तक निपटारा करे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग 2 मामलों में पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। वहीं राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे, साथ ही राहुल को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाए, साथ ही राहुल गांधी का मतदाता सूची से नाम भी हटाया जाए। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान फोनी की। बंगाल की खाड़ी में उठा ये भीषण तूफान 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके कल ओडिशा तट को पार करने का अनुमान है। इसके असर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हो रही हैं। इस तूफान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 19 जिले बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार भी इस पूरे हालात पे नजर बनाए हुए है। ओडिशा तट पर फोनी चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। राज्य सरकार ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। यहां करीब 900 शिविर की व्यवस्था कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ओडिशा के तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया है। दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां सतर्क पर हैं। एनडीआरएफ की 41 टीमें आंध्र प्रदेश में, वहीं 28 टीमें ओडिशा में और 5 टीमें बंगाल में तैनात की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 175 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा तट को पार कर सकता है। कल ओडिशा में रेनफॉल विशेष भाव से वृद्धि होगा ऑल कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसके साथ साथ जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स है एडजॉइनिंग एरिया पे, वो सभी जगह पे बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। इवन इफ 1-2 स्टेशन 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन भी रिकॉर्ड कर सकता है। और इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने आज तूफान फोनी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इसमें पीएमओ के अधिकारी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव के अलावा आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए और इन सब ने प्रधानमंत्री को तूफान की रफ्तार, दिशा और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तटरक्षक बल, नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। 3 राज्यों में सेना और वायुसेना को भी सतर्क रखा गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने चक्रवाती तूफान फोनी के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए सभी तटीय हवाई अड्डों के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा की सभी उड़ानें 3 मई तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं समुद्री तूफान फोनी को नजर में रखते हुए पूर्व तटीय रेलवे अब तक 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर चुका है। बंगाल से आए हुए पर्यटकों की वापसी के लिए 3 अलग ट्रेनों की व्यवस्था पूरी से की गई है।
कल हमने 3 शिप्स को सेल आउट करवाया था। वो शिप्स अब इस आई ऑफ द स्टॉर्म, जो उसका सेंटर ऑफ द स्टॉर्म है, उसके साउथ में है और उसके साथ मूव कर रहे हैं, सो दैट व्हेन द स्टॉर्म हिट्स द लैंड, उसके बाद कहाँ पर इमीडिएटली रिलीफ एफर्ट चाहिए, उसके लिए टीम्स निकल जाएंगी शिप से और इमीडिएटली वो बता देंगी कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रकोप हुआ है और कहाँ पर रिलीफ चाहिए। इसी और इसके साथ में हमारे सारे एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर और 6 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो डॉनियर्स वगैरह हैं, वो विशाखापट्टनम में बिल्कुल स्टैंड बाय कंडीशन में खड़े हैं। वहाँ पर टीम्स हैं, हमारी डॉक्टर्स हैं। सीबीएसई ने 12वीं के सभी रीजन के रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं। 12वीं की परीक्षा में कुल 83.4% छात्र इस बार पास हुए हैं। सीबीएसई के चेयरमैन अनीता ने बताया कि 88.7% लड़कियां, 79.5% लड़के इस बार पास हुए हैं। वहीं हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने इस बार 12वीं की परीक्षा में एक साथ टॉप किया है। दोनों ने ही 499 अंक हासिल किए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और वहां 98.2% विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं चेन्नई क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा है 92.93% के साथ, और तीसरे नंबर पर दिल्ली क्षेत्र आता है। यहां पर 91.87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इस बार 12वीं की परीक्षा में। तो 12वीं सीबीएसई की टॉपर हंसिका शुक्ला से एक खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपुल अग्रवाल ने। आज 12वीं के नतीजे आए हैं और जिन्होंने टॉप किया है हंसिका शुक्ला, आज वो हमारे साथ है। तो हंसिका, आपने टॉप किया है, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो आप क्या कहेंगे, मतलब क्या? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम हैप्पी दैट मैंने अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को प्राउड किया। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सारी टीचर्स, सारे सब्जेक्ट की टीचर्स, मेरी क्लास टीचर, मेरे कोऑर्डिनेटर्स एंड माय प्रिंसिपल ऑफ कोर्स। तो स्ट्रेस लेवल क्या था एग्जाम्स के टाइम पे? पर्सनली मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस स्टूडेंट थी, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, लेकिन जब पढ़ती थी तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पाती थी एंड धीरे धीरे स्ट्रेस कम हुआ, बिलीफ बढ़ा कि मुझे बस पढ़ना है, प्रेजेंट में रहना है, आई डोंट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव थॉट्स। आप माँ हैं, आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो आपको कैसी थी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सभी पेरेंट्स के लिए ये गर्व की बात होती है कि उनके बच्चों की वजह से उनको पहचान मिले। तो ये अपने स्कूल का नाम इसने रोशन किया है और शहर का नाम रोशन किया और देश का रोशन किया है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे ही सारे बच्चों को परवरिश मिले, बच्चों पे विश्वास हो सारे पेरेंट्स का, और अपने बच्चों की इससे खुशी मिले पेरेंट्स को। इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13वीं शताब्दी के वैष्णव गुरु वेदांत देशिक की 750वीं जयंती के मौके पर आज डाक टिकट जारी किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों को वेदांत देशिक जैसे महान सांस्कृतिक प्रतीकों के जीवन के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे मानवतावाद, शांति और करुणा के आदर्शों का प्रचार कर सकें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने पूर्वज विद्वान और दार्शनिक विचारकों की महान और उदार शिक्षा को आत्मसात करना समय की जरूरत है। वेदांत देशिक का दूसरा नाम वेंकटनाथ भी था। We are truly blessed that we are commemorating today this great legendary icon, an outstanding genius who greatly enriched our cultural and intellectual heritage. His masterpiece Paduka Sahasram reveals his poetic eloquence and his mathematical ingenuity. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।